नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं, वह है गुरुत्वाकर्षण। आप सभी इस शब्द से परिचित हैं और जानते भी हैं। आप बल और गति के अध्याय में ऐसी बहुत सी घटनाओं से परिचित हुए हैं जहां वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। जैसे एक पत्थर को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वापस सतह पर आ जाता है। बारिश की बूंदों को लेकर सूखा पत्ता, धूल के कण, सब कुछ पृथ्वी पर ही आ गिरते हैं। ठीक है, आइए गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाते हैं। द्रव्यमान के कारण आकर्षित करने का यह जो गुण है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। प्रत्येक वस्तु कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं ना, इसका ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिनको महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को द्वारा दिया गया था और उन्हीं के अनुसार से यह नियम है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उन दोनों के वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। ठीक है, इसका गणितीय रूप भी इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी समय से लोगों का यह मानना था कि चंद्रमा और अन्य वस्तुओं को आकर्षित करना पृथ्वी का एक विशेष गुण है और इसी के कारण चंद्रमा और अन्य सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के गणितीय व्याख्या पर। तो मान लेते हैं हम ए और बी एक पिंड है और ये आर दूरी पर स्थित है। ये एक दूसरे को एफ बल से आकर्षित करते हैं और पिंड ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। न्यूटन के नियमानुसार देखते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 और गुणित m2। ये पहला समीकरण। दूसरा में देखते हैं m दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का वर्ग। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती या प्रोपोजल m1 इंटू m2। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी हमको प्राप्त होगा, है ना, प्रोपोजल को हटाकर, तो 6 पॉइंट इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 पावर nm स्क्वायर पर स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? तो गति के अध्याय में हमने जाना भी है कि बल के कारण किसी वस्तु का त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूटन के जो गति के द्वितीय नियम के सहायता से हम जी का मान निकाल सकते हैं। मान लें कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह पृथ्वी उस वस्तु पर F बल लगा रही है। तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं F बराबर g से ही m कैपिटल स्मॉल m डिवाइड r का वर्ग। तो m जहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी का केंद्र सतह दूरी और m वस्तु का द्रव्यमान है। इस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, इसको न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार यदि इसका त्वरण g है तो F बराबर mg। ठीक है ना, और हम
पांचवा और जो पहला और समीकरण और दूसरा समीकरण को मिलाकर लिख सकते हैं, एम जी बराबर जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे आर। जी बराबर जी कट जाएगा, उसमें छोटा जी है मैम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा जी बराबर कैपिटल जी से ही एम बटे आर का वर्ग। इसमें देखें द्वितीय समीकरण के गति के तीन समीकरण दिए हुए हैं, v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी वर्ग, और तीसरा है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2h जी एच। h बराबर वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है। अगला हम बात करते हैं द्रव्यमान एवं भार की। तो द्रव्यमान और भार की बात करें तो द्रव्यमान हम किसको कहते हैं, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम। इसको केजी से दर्शाते हैं, ठीक है, केजी से दर्शाते हैं। और दूसरी बात करते हैं भार का। तो भार किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। किसी वस्तु में यदि पदार्थ के कुल परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो किसी भी स्थान पर उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है। हम अक्सर वस्तु को द्रव्यमान में ही मापते हैं, जैसे 2 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, 3 किलोग्राम शक्कर आदि के रूप में। यदि बात करें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान चावल को धरती से चंद्रमा पर हम ले जाते हैं तो चावल का जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर भी 2 ही किलोग्राम रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मुक्त पतन, ठीक है ना। मुक्त पतन की बात करते हैं तो किस वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो उस स्थिति को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहा जाता है, ठीक है ना। गति के प्रथम नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु की गति का संचार होता है और फिर जड़त्व के कारण उस वस्तु का दिशा परिवर्तन यह चलती रहती है। हम हाथ से निकलने के बाद वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पर ही क्रियाशील होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गुरुत्वीय केंद्र की। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से इसका डायग्राम बना हुआ है गुरुत्वीय केंद्र। तो आपने कभी कभी मेलों या घर के आसपास किसी बच्चे को या बड़े को व्यक्ति को एक मोटर रस्सी पर चलते हुए देखे होंगे। तो वो अपना बैलेंस किस प्रकार से बना के रखता है, वो किस प्रकार से उस रस्सी पर चलता है और उस रस्सी को चलने के लिए क्या करता है, वह अपने दोनों हाथ को फैला देता है ताकि स्टेज बना रहे। और कभी कभी एक लंबी लकड़ी भी लेकर चलता है जिससे उसका जो स्थिति है पूरी बीच में रहे और वही गुरुत्वीय केंद्र है। अब गुरुत्वीय केंद्र को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आइए बात करते हैं। एक स्वतंत्रतापूर्वक जो लटकती वस्तु है उसका जो निलंबन गुरुत्वीय केंद्र जो है ठीक निलंबन बिंदु के नीचे होता है। अब निलंबन बिंदु गुजरती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो उस रेखा के साथ साथ कहीं पर भी गुरुत्वीय केंद्र हो सकता है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए इस वस्तु को किसी अन्य बिंदु से निलंबित करते हैं, ठीक है ना। अब निलंबित करने के बाद निलंब के ऊर्ध्वाधर निलंबन बिंदु खींचे, उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही गुरुत्वीय केंद्र मौजूद होता है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण पर देखें तो एक मीटर पैमाना ले लेते हैं और उसको अपनी उंगली पर विभिन्न बिंदुओं में संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आप क्या देखते हैं, एक नियमित आकार की वस्तु जैसे जैसे मीटर पैमाने के गुरुत्वीय केंद्र उसके मध्य बिंदु पर होता है उस पैमाने का संपूर्ण भार उस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है जहां पर वह ठहर जाता है। उस एक बिंदु पर आधार देने के कारण संपूर्ण पैमाने का आधार प्राप्त हो जाता है। किसी वस्तु को संतुलित कर उसका गुरुत्वीय केंद्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। मीटर पैमाने के साथ साथ कई और छोटे तीर गुरुत्वीय बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी का योग गुरुत्वीय केंद्र का परिणामी योग या बल होता है। पैमाने का संपूर्ण जो भार है उस वस्तु के एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, अतः इस बिंदु से गुजरा हुआ एकल बल ऊपरी दिशा में आरोपित करने पर पैमाना संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक वलय गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना। तो वलय का मतलब होता है मुड़ा हुआ, जैसे छतरी होता है, टीटीएच का छतरी बात करते हैं, है ना, डिस्क का है, तो उनका जो आकार होता है उसको वलय आकार बोला जाता है या परवलय आकार बोलते हैं उसको, वलय है मुड़ा हुआ। तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो आप स्थिरता के लिए गुरुत्वीय केंद्र की जगह ज्ञात करना आवश्यक है। इसके लिए किसी भी आकार की वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र एक रेखा नीचे की ओर खींच दें। यदि वह वस्तु के आधार के अंतर्गत है तो वस्तु स्थिर रहेगी और वहीं उसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा, है ना। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा और धन्यवाद।